साथ होना। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू YCT बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे चल रहे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम एसके हेलमिंथेस के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, उनका जो भी क्लासिफाइड किया गया था वो फीचर्स पढ़े और उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस, जिनको हमने बोला था फ्लैट वर्म्स, वो पढ़ा था, वो कंप्लीट किया। आज हम इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम एसके हेलमिंथेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए एसके हेलमिंथेस को एक नाम से और बोला जाता है, इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। अभी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस, तो वहां पे उनको क्या बोला गया था? फ्लैट वर्म्स बोला गया था। क्यों? क्योंकि उनके जो शरीर की संरचना थी, उनका जो आकार था, साइज था, शेप था, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को अगर हम देखें तो कैसी थी? फ्लैट थी। उसके बाद फ्लैट थी तो वो एक तरह से पत्ती के समान संरचना थी, कुछ तो ऐसे थे जैसे कि फीते के समान संरचना थी। इसके आधार पे हमने उनको बोला था कि ये क्या है? फ्लैट वर्म्स हैं। और फ्लैट बॉडी होने के अकॉर्डिंग उनमें क्या था? दो सरफेस प्रेजेंट थी, डॉर्सो वेंट्रली सरफेस थी उनकी, एक डॉर्सल पार्ट था, एक क्या था? वेंट्रल पार्ट था। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे फाइलम एसके हेलमिंथेस को, इनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। तो इनके जनरल कैरेक्टर्स से चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जुड़ जाइए सारे लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एसके हेलमिंथेस को बोला क्यों जाता है, एसके हेलमिंथेस को राउंड वर्म्स बोला जाता है, तो उसका क्या रोल है, क्यों बोला जाता है। ठीक है, द टर्म एसके हेलमिंथेस रिफर्स टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ अबाउट 10 डिफरेंट फाइला ऑफ सॉफ्ट बॉडीज वर्म्स। अच्छा, एसके हेलमिंथेस को क्या है? देखिए एसके हेलमिंथेस को एक सुपर फाइलम भी बोला जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट के अनुसार ये क्या है? सुपर फाइलम है, जिसको हम हिंदी में अधिसंघ बोलते हैं। ठीक है, फाइलम की बात करें तो फाइलम को हम बोलते हैं नॉर्मली संघ बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। अधिसंघ का मतलब है यह सुपर फाइलम हम इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या है? बहुत सारे ऐसे डिफरेंस फाइलम को रखा गया है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये सुपर फाइलम है, तो उसको फिर आगे जो ग्रुप हैं इसके, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन जब देखेंगे, तो ग्रुप में बांटा है, तो उन ग्रुप्स को फिर फाइलम नाम दिया गया है। अगर इसमें फाइलम, कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइलम को क्या कहते, इसको फाइलम ही मानते हैं, तो फिर इनको ग्रुप्स में बांटा गया है। इसकी जितनी कैटेगरी है, जितने और मतलब ग्रुप हैं, उनको क्या किया गया है? ग्रुप में बांटा गया है। तो ये अगर इसकी इसके डिफरेंस और इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग कितने? लगभग 10 ग्रुप में इनको बांटा गया है। ठीक है, टर्म एसके हेलमिंथेस रिफर्स टू ए लार्ज ग्रुप। इसमें क्या है? बहुत सारा लार्ज ग्रुप, मतलब काफी बड़ी संख्या में इसमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और वो कैसे हैं? वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, लगभग 10 डिफरेंट फाइलम में इनको बांटा गया है, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। ऑफ दीज द फाइलम निमेटोडा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब में अभी देखिए ये 10 हमने काउंट किया ना, तो 10 में जो फाइलम निमेटोडा है ये क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें संख्या की बात कर लें, स्पीसीज की बात कर लें, तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूडेड एस्केरिस एंड ट्राइकोनेला। ये एस्केरिस जो कि क्या है? एक पैरासाइट है, अभी हम देखेंगे इंडो पैरासाइट है, इसको पढ़ेंगे डिटेल्स से, क्योंकि हमारे सिलेबस में एस्केरिस दिया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ये किसका सदस्य है? फाइलम निमेटोडा का ही सदस्य है। एसके हेलमिंथेस आल्सो इंक्लूड द फाइलम रोटीफेरा। इसमें क्या है? एक फाइलम रोटीफेरा भी आएगा, इसके जनरल कैरेक्टर्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं एसके हेलमिंथेस को, तो इसको सुपर क्लास में बांटा, सुपर क्लास इसको कहा गया है। उसके बाद सुपर फाइलम बोला गया है। उसके बाद इसको क्या किया गया है? फाइलम में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें जो फाइलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है निमेटोडा, इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसके हेलमिंथेस में ये रोटीफेरा भी क्या है? फाइलम आता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
निमेटोडा, जैसा कि अभी हमने देखा कि निमेटोडा क्या है, एक बड़ा फाइलम है, सुपर फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के अंदर, ठीक है। तो इनकी अगर हैबिटेट की बात करें कि कहाँ पे रहेंगे और कैसी हैबिटेट होगी, निमेटोडा आर फ्री लिविंग, ये कैसे हैं, फ्री लिविंग टाइप के हैं, ठीक है। फाउंड ऑन द लैंड एंड इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट, ज्यादातर एक्वेटिक हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, मैराइन एंड फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक। आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये पैरासाइट टाइप के भी हैं, जैसा कि अभी हमने देखा एस्केरिस, वो क्या है, पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, जो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। तो ये भी इनकी हैबिटेट है कि ये पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि जो सुपर फाइलम एस्केहेलमिन्थीज है उसके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। हैबिटेट की बात करें, मोस्टली एक्वेटिक हैं, जलीय जानवर, जलीय जीव हैं, ठीक है, जलीय जीव हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड सम आर मैराइन। क्या है, अगर हम एक्वेटिक में बात करें तो मोस्टली फ्रेश वाटर हैं, कुछ मैराइन्स भी हैं। फ्रेश वाटर का मतलब नदियां, झीलें, तालाब ऐसी जगह पाएंगे, और जो मैराइन वाटर है, खारे पानी में, तो वो समुद्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्री लिविंग आर पैरासाइट, ये फ्री लिविंग भी होंगे और क्या है, पैरासाइट, पैरासाइट में भी इंडो पैरासाइट होंगे, ठीक है, एक्टो पैरासाइट होंगे, तो पैरासाइट टाइप के भी हैं, उसके साथ साथ फ्री लिविंग भी है, ठीक है। इनके बॉडी साइज की बात करें, मोस्ट एस्केहेलमिन्थीज आर माइक्रोस्कोपिक, इनकी अगर संरचना की बात करें कि ये दिखाई कैसे देंगे, तो ये क्या है, बहुत सूक्ष्म जीव हैं, इनको अगर देखा जाए तो एक तरह से माइक्रो में आते हैं, इसीलिए इनकी जो संरचना है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। Although some reach on matter are more in length, कुछ की लेंथ में भी क्या होता है, कुछ की लेंथ बड़ी होती है, जिसको हम ऐसे नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। बट मोस्टली अगर बात करें तो मोस्टली क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक। बॉडी शेप की बात करें, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी, वर्मीफॉर्म एंड फ्लैट। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, मतलब राउंड शेप में है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, इसीलिए इनको बोला जाता है राउंड वर्म। अभी हमने देखा ना कि इनको क्या कॉमनली क्या बोला जाता है, तो इनको कॉमनली राउंड वर्म बोल रहे थे। इनकी बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी का शेप कैसा है, राउंड शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, पतला भी है, तो ये क्या है, राउंड शेप दिखाई देंगे। राउंड का मतलब गोल हो गया, और वर्म्स का गोल साइज वाले एनिमल्स, ठीक है, तो इनको राउंड वर्म्स भी बोला गया इसीलिए। सिमेट्री की बात करें कि इनमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक। हैबिटेट, जैसा कि देख सकते हैं ये क्या है, वाटर में दिखाई दे रहे हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं। फ्री लिविंग आर पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। सम सिविलाइजेशन इज एविडेंट विथ द एंटीरियर एंड कंटिनेटिंग ए प्रिमिटिव ब्रेन। अगर इनके सिविलाइजेशन की या ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें कि कैसा होगा, तो इनमें क्या है, ब्रेन कुछ हद तक डेवलप हो गया है। लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में, तो वहां भी देखा था कि वहां से सेंस ऑर्गन और जो बॉडी ऑर्गन्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था वो बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, उसी टाइप का प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन देखने को मिलेगा, सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और माउथ देखने को मिलेगा। हेड नॉट डिस्टिंक्टली फॉर्म्ड विथ वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन्स। हेड की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि हेड प्रॉपर डेवलप होगा, बट अगर आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर को तो वो समझ में आ जाएगा कि ये हेड वाला पोर्शन है और ये टेल वाला पोर्शन है, ठीक है। बॉडी वॉल विथ सिनकाइटियल और सेलुलर इपिडर्मिस। बॉडी वॉल की बात करें तो सेलुलर इपिडर्मिस होगी, एक्सटर्नली कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। बाहर से अगर इपिडर्मिस की बात करें तो इपिडर्मिस में क्या है, सेलुलर है पहली बात तो, और उसके ऊपर क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन या क्यूटिकल की क्या है, एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। क्यूटिकल में बियर स्पाइन स्केल्स आर अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्नामेंट्स। ये जो क्यूटिकल के लेयर है इसमें क्या है, स्पाइन्स और स्केल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है।
सेवरल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर लाई बीनीथ द एपिडर्मिस। इनमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी देखने को मिलेंगी इनकी एपिडर्मिस में। सीलिया अब्सेंट एक्सेप्ट एंटीरियर सीलिया ऑफ रोटीफेरा। अगर फाइलम रोटीफेरा की बात करें तो वहां पे सीलिया प्रेजेंट होंगी, बाकी जितने भी फाइलम हैं सुपर फाइलम एस्केहेलमिन्थीस के, वहां पे क्या है, सीलिया अब्सेंट होंगी। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है। अगर रोटीफर्स में बात करें तो रोटीफर्स में सीलिया देखने को मिलेगा, बाकी किसी में भी नहीं देखने को मिलेगा। कैरेक्टर्स हमने देख लिए, बाइलेटरल सिमेट्री है, 3 सेल लेयर है। इससे पहले भी जो फाइलम हमने पढ़ा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस, वहां पे भी देखा था 3 सेल लेयर देखने को मिल रही थी। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है कई बार कि किस फाइलम से, अगर किंगडम एनिमलिया में बात करें तो पूछता है कि किस फाइलम से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला तो वो हमने देखा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस में। अब फाइलम एस्केहेलमिन्थीस की भी बात करें तो यहाँ पे भी कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, 3 सेल लेयर हैं, कौन कौन सी है, एक्टो, मीजो और इंडोडर्म है। बेसिकली ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ये हमने देखा था ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर आती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी, फिर मीजोडर्म, उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्म। तो ये भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लास्ट जो फाइलम पढ़ा वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। ठीक है, सिफेलाइज्ड होते हैं, इनमें क्या है, प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन सिस्टम डेवलप होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ब्रेन। ठीक, तो ये इनका क्या हो गया, सिफलाइजेशन हो गया कि इनमें क्या है, प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन देखने को मिलेगा। हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ ए माउथ एंड एनस। इनमें क्या है, कंप्लीट टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थीस में पढ़ रहे थे तो क्या वहां भी कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिले था? नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लेटीहेलमिन्थीस से इसलिए डिफर है क्योंकि इसमें क्या है, माउथ और एनस देखने को मिल रहा है। हमने प्लेटीहेलमिन्थीस के क्लासेस में देखा था, तो वहां पे बात करें टर्बिलेरिया, उसके बाद सेस्टोडा, ये क्लास देखे थे, तो वहां पे हमने देखा था उनमें क्या था, 2 एनल साइड में 2 पोर बन रहे थे, उन्हीं के द्वारा क्या हो रहा था, बेसिकली वो क्या थे, एक तरह से कहें कि एनस नहीं थे, वो पोर थे जिनके द्वारा क्या हो रहा था, एक तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल रहे थे। तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कहा था ये इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि वहां ट्रू एनस देखने को नहीं मिल रही थी, माउथ ही देखने को मिल रहा था। जैसे कि प्लानेरिया में अगर बात करें, जो फाइलम टर्बिलेरिया का, क्लास टर्बिलेरिया का जो एनिमल था उसकी बात करें अगर हम, तो उसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग देखने को मिलती है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है। ठीक है, तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे था, इनकम्प्लीट टाइप का था, बट यहाँ पे क्या है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हैव ए ट्यूब विद इन अ ट्यूब अरेंजमेंट कॉल्ड ए स्यूडोसीलोम। अगर इनके सीलोम की बात करें तो ये कैसा होगा, स्यूडोसीलोमिक होगा, मतलब देह गुहा, सीलोम को देह गुहा बोलते हैं। देह गुहा की अगर बात करें तो कैसी है, आभासी टाइप की है, स्यूडो मतलब आभासी की दिखाई देगा, बट वो एक्चुअल में है नहीं, प्रतीत होगा। ठीक है, तो वो कैसा है, स्यूडो सीलोम होगा, यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रू सीलोम नहीं होते हैं। सिमेट्री की बात कर रहे थे, कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल में देखिए कैसी है, एक तो इनके स्ट्रक्चर की बात करें, बाहर से देखिए एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में क्या है, क्यूटिकल की लेयर दिखाई देती है। ये इनका माउथ है और ये इनकी एनस है। माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग है, इसीलिए इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका कंप्लीट टाइप का है। ठीक है, लेटरल लाइन, अगर इनकी बॉडी को हम देखें, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, अगर इनकी बॉडी को हम क्या करें, बीच से कट करें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में ये बट जाएगा, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, जर्मिनल लेयर की बात कर रहे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जैसा कि अभी हमने देखा। कौन कौन सी लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म, बीच वाली लेयर को मीजोडर्म, और सबसे बाहर जो लेयर है ये
ये जो एपिडर्मिस बना रही है इसको एक्टोडर्म बोला जाता है, ठीक है। एंडोडर्म क्या है, ये बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का निर्माण करती है। एंडोडर्म में जो भी सेल्स हैं वो क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाती हैं, या कह सकते हैं हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का निर्माण करती हैं। मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी टिश्यू ऑर्गन्स जो भी सिस्टम डेवलप हो रहा है ये इसी मीजोडर्म में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल्स हैं। आगे बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। अभी हमने देखा कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव कैनाल या ट्रैक कंप्लीट विथ माउथ, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स, स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन एंड पोस्टीरियर एनस। इनमें कैसा है, कंप्लीट टाइप का डाइजेशन देखने को मिल रहा है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। फेरिंग्स स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ पोस्टीरियर एनस देखने को मिल रहा है जो क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये इनके डाइजेशन की बात हो गई। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एब्सेंट होगा, ठीक। रेस्पिरेशन की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन बाय बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। रेस्पिरेशन भी एक तरह से कहें कि थ्रू द बॉडी सरफेस हो रहा है, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीटरी system of protonephridia in some and canals. Protonephridia help in osmoregulation. Cloa present in some. इसके excretory organs की अगर बात करें, चलिए आप लोग बताइए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्लेटीहेल्मिन्थेस का excretory organs बताइए आप लोग। बताइए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये मैंने बताया है। फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनका जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो क्या है, वो प्रोटोनेफ्रिडिया है कुछ में, इन सम में मतलब कुछ में क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलेगा जो एक्सक्रीशन का काम करेगा। उसके साथ साथ प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में भी प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प करते हैं। क्लोआ प्रेजेंट होंगी, क्लोआ क्या है, कुछ में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो बेसिकली इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, कौन सा एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, तो इनमें क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस थे उनमें क्या है, फ्लेम सेल्स या उनको भी प्रोटोनेफ्रिडिया बोला था, उसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, दे देगा 4 ऑप्शन, उसके बाद आपको बताना होगा कि क्या है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ऐसे ही पूछता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम ऑफ सेरिब्रल गैंगिया आर ऑफ सर्कम इंटरिक नर्व रिंग। अगर इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो अभी हम देख रहे थे प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, कैसा है, प्रिमिटिव ब्रेन देखने को मिल रहा है। सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो प्रिमिटिव टाइप का ब्रेन देखने को मिल रहा है। नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे नर्व रिंग विथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व, ठीक, नर्व रिंग डेवलप हो रही हैं और एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स भी डेवलप हो रही हैं, ये इनका सिविलाइजेशन हो गया या नर्वस सिस्टम। स्यूडोसिलोम की बात कर रहे हैं हम कि इनकी बॉडी कैसी होती है, स्यूडोसिलोमिक होती है, तो उससे मतलब क्या है, स्यूडोसिलोम क्या होते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी बिटवीन इंटेस्टाइन एंड बॉडी वॉल, ये क्या है, देखिए स्यूडोसिलोम में क्या होता है, मीजोडर्म जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है वहां पे एक कैविटी डेवलप होती है और वो कैविटी क्या होती है, चारों तरफ से मीजोडर्म से अगर घिरी है तो उसको हम बोलते हैं कि ये कैसी है, सीलोमिक लेयर है, ठीक है। क्या बताएंगे कि अगर कैविटी डेवलप हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये सीलोमिक टाइप की है, वो अगर चारों तरफ से मीजोडर्म से कवर है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सीलोमिक है या यहाँ पे ट्रू सीलोम देखने को मिल रहा है। बट अगर बात करें यहाँ पे स्यूडोसीलोम की, तो स्यूडोसीलोम में क्या है, बॉडी कैविटी बिटवीन इंटेस्टाइन एंड बॉडी वॉल, ये क्या है, बॉडी कैविटी कहाँ देखने को मिलेगी, बॉडी, अच्छा कैविटी बार बार हम बोल रहे हैं तो कैविटी से मतलब क्या है, कैविटी से मतलब होता है
ऐसा प्लेस जो खाली हो, खाली जगह एक तरह से, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी कैविटी है वो इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में होगी, ठीक है। कंटेन्स फ्लूइड व्हिच क्रिएट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस कैविटी में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जो क्या क्रिएट करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। किसके बीच में, इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में एक फ्लूइड भरा है, जो क्या क्रिएट कर रहा है, बेसिकली एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। When muscles in the body wall contract, the pseudocoelom gets smaller and no pressure in applied to the intestine. जब क्या हो रही हैं, बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब कि सिकुड़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट द स्यूडोसीलोम। जब बॉडी वॉल क्या कर रही है, स्यूडोसीलोम को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, साइज में क्या हो रहा है, स्मॉलर, एंड नो प्रेशर इज अप्लाइड टू द इंटेस्टाइन। जब बेसिकली हम बात कर रहे हैं मसल्स की, जब स्यूडोसीलोम की मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, तो सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, वहां का स्पेस कम होगा ना, तो छोटा होगा सीलोम, और जब इस सीलोम क्या है, छोटा होगा, तो कोई भी प्रेशर कहाँ पे, इंटेस्टाइन में कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये स्यूडोसीलोम की बात हो गई। और कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज द स्पर्म एंड एग्स। स्यूडोसीलोम क्या कंटेन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक तरह से देखने को मिल रहे हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, जिनसे क्या हो रहा है, स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्म और एग मेल एंड फीमेल गैमीट हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है। और क्या काम है इसका, स्टोर वेस्ट, वेस्ट जो मटेरियल है उसको स्टोर कर रहा है। फ्लूइड इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स आल्सो O2 सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो फ्लूइड है, अभी हमने देखा ना, इंटेस्टाइन, और मान लीजिए ये बाहर से इंटेस्टाइन है, ठीक, और उसके अंदर क्या है, बॉडी वॉल, सॉरी बाहर से बॉडी वॉल है और अंदर ये इंटेस्टाइन है, तो इसके बीच में क्या है, यहाँ पे ये फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हमने क्या बोला था, सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं बेसिकली। तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, इसमें देखिए, इसमें O2 CO2 रेस्पिरेशन के लिए और सर्कुलेशन के लिए, इसी में क्या है, O2 और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो रहा है इसी फ्लूइड की मदद से, ठीक है। तो ये क्या है, स्यूडोसीलोम है, बट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दिखाई तो देता है ऐसे कि क्या है, ट्रू सीलोम है, एक्चुअल में हम बोल रहे हैं, आभासी बोल रहे हैं ना, कि प्रतीत हो रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं। लेकिन इसके थ्रू क्या है, बहुत सारे वर्क हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सीलोम, जैसा कि इसमें क्लियर दिखाई दे रहा, स्यूडोसीलोमेट है, फॉल्स सीलोम, बार बार बात कर रहे हैं। इसको अगर ये मान लीजिए एनिमल है, इसको हम अगर कट करते हैं बीच से, ठीक है, इसकी बॉडी को कट किया, तो उसको अगर माइक्रोस्कोपिक संरचना में देखते हैं, तो बाहर से देख रहे हैं क्या है, एक्टोडर्म। जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, एक्टोडर्म। और ये एक्टोडर्म क्या बना रही है, तो ये बना रही है आउटर वाली, ये एपिडर्मिस बना रही है, ठीक। बाहर वाली जो लेयर है वो क्या बना रही है, एपिडर्मिस, जिसको हमने बोला एक्टोडर्म। इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो मीजोडर्म है, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम जो भी डेवलप हो रहा है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, इस मीजोडर्म में डेवलप हो रहा है, ठीक है। स्यूडोसीलोम की बात कर रहे हैं, तो इसी मीजोडर्म में ये स्यूडोसीलोम देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है वो है इंडोडर्म, और वो क्या बनाती है, गट बनाती है, क्या, गट, या इसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट जो बनाती है वो इंडोडर्म है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो कौन सी है, मीजोडर्म है। क्यों, क्योंकि जो जितनी भी मसल्स हैं, उसके बाद बात कर लें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स जो डेवलप हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, इस इंडोडर्म में हो रहे हैं, सॉरी मीजोडर्म में हो रहे हैं, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रू सीलोम देखने को नहीं मिलता है, ठीक। 3 लेयर्ड हैं, एक्टो, मीजो और इंडोडर्म। ये इनका स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला। माउथ एंड एनस दोनों ओपनिंग क्लियरली प्रेजेंट हैं।
वो माउथ हो गया। उसके बाद ये जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे क्या है, एनस देखने को मिलता है। जेनाइटल पोर की या रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की बात करें तो जेनाइटल पोर भी पोस्टीरियर ओपनिंग में देखने को मिलेगा। स्पिक्यूल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। इंटेस्टाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है। टेस्टिस दिखाई देते हैं और एक्सक्रीटरी पोर दिखाई देते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियो पोर होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा है ना, तो ये एक्सक्रीशन वाला जो इनके पोर हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियो पोर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियो पोर, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, इनमें एक्सक्रीशन होता है, फायरिंग्स बेल डेवलप होती है। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। बॉडी कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर इसको हम क्या करें, बीच से कट करें तो ये इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नेमेटोडा की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। माउथ एंड एनस मेक अप ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए बार बार क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में या लास्ट फाइलम में हमने देखा वहां इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ क्या है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पहली बात तो ये क्या है, एस्केहेलमिन्थीज प्लेटेहेलमिन्थीज में बहुत सारी सिमिलरिटी भी होती हैं। तो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें क्या है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है और किसमें इनकम्प्लीट टाइप का। कंफ्यूज मत होइएगा। राउंड वर्म्स या जो भी सुपर फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के एनिमल्स हैं उन सब में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डिफाइंड कंप्लीट टाइप का होता है। ठीक है, फूड इंटर्स द माउथ थ्रू द फायरिंग्स एंड then into the intestine where nutrients are broken down and absorbed, waste leaves out the anus। इनमें देखिए कंप्लीट टाइप का है, जैसा कि अगर ह्यूमंस में भी बात करें तो ह्यूमंस में भी कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, ह्यूमंस में भी बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का देखने को मिलता है। माउथ एनस दोनों ओपनिंग दिखाई देंगी। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक वेल डेवलप होता है। माउथ के थ्रू क्या किया, फूड को लिया हमने, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में गया। बेसिकली हमारे केस में अगर बात करें ह्यूमंस में, पहले जाएगा स्टमक में। ठीक है, स्टमक से फिर क्या होगा, वहां पे HCl से मिक्स होगा, उसके बाद डाइजेशन के लिए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे बहुत सारे जूस आके मिलेंगे, जैसे कि लिवर से बाइल जूस आके मिलेगा, पैनक्रियाज से हिपैटिक जूस मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, उनसे बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हैं, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, उनका क्या करेंगे, हम एब्जॉर्वेशन करेंगे। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको फीकस के माध्यम से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। इनमें भी वही प्रोसेस देखने को मिल रहा है। फूड एंटर्स द माउथ थ्रू द फायरिंग्स। फायरिंग्स डेवलप है, माउथ से फूड को लिया, फायरिंग्स में गया, फायरिंग्स के बाद फिर जाएगा फूड इनके इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ब्रोकन होंगे। पहले यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, ब्रोक होगा, टूटेगा। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वेस्ट मटेरियल जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर देगा। तो ये इनका कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर इनमें बात करें स्टमक की, जैसा कि ह्यूमंस में बात कर रहे हैं या वर्टिब्रेट्स में बात कर रहे हैं, तो वहां पे स्टमक वेल डिफाइन होता है, बट इनमें कोई स्टमक देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि एक तो इनकी बॉडी पतली सी है, तो वहां पे ट्यूब के समान एक संरचना होती है जिसमें क्या होता है, फूड आता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डिफाइन है, वेल डेवलप है, कंप्लीट टाइप का है, बट वहां पे स्टमक देखने को नहीं मिलता है जैसे कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीट टाइप का डाइजेशन होने के बाद भी स्टमक नहीं है इनमें, क्या है, जस्ट अ ट्यूब, एक ट्यूब है। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी पतली सी है और वहां पे स्टमक डेवलप नहीं है, एक ट्यूब के समान संरचना ही डेवलप है, बेसिकली इंटेस्टाइन ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया इनका डाइजेस्टिव ट्रैक। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विथ वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग्स। ट्यूबुलर आ रहा है, ट्यूब के समान क्या है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स। वेल डेवलप मस्कुलर फायरिंग्स देखने को मिल रही है। ठीक है,
ट्यूबुलर बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी आप देख सकते हैं, तो बॉडी कैसी है, एक ट्यूब के समान है, पतली सी धागे नुमा है। तो यहाँ पे क्या है, ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनाल ही डेवलप होगी। ये इंटीरियर पार्ट में माउथ होता है, माउथ के थ्रू क्या करेगा, फेरिंग्स में फूड को एंटर करेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए इनके फेरिंग्स के पहले सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है ना, यहाँ पे नर्व रिंग प्रेजेंट होगी। एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलते हैं, जिनको हमने बोला क्या थे वो एक्सक्रीटरी पोर, तो वो थे नेफ्रिडियोपोर। उसके बाद इनमें फेरिंग्स देखने को मिलती है। देन ये ट्यूबुलर इंटेस्टाइन देखने को मिल रही है। सीलोम की बात कर रहे थे, स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल्स से। ओवरी और क्या है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो भी वेल डेवलप होगा। इपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, ये जो बाहर वाली इपिडर्मिस है इसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर बनती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पोर या गोनोपोर बोलते हैं, और लास्ट में पोस्टीरियर साइड इनका एनस देखने को मिलता है। तो ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। Two tubules that run the length of the body join at the anterior end and empty out an excretory pore। यहाँ पे दो ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रही हैं जो इनकी बॉडी की लेंथ के साथ क्या है, डेवलप हो रही हैं, और लास्ट में जाके कहाँ पे, इनके एक्सक्रीटरी पोर के रूप में इनके पोस्टीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट से डेवलप होके पोस्टीरियर पार्ट में खुल रही हैं, जो क्या है, एनस के रूप में खुलती हैं, ठीक है। Mostly excretes salt nitrogenous waste exit through diffusion of the body wall। इनमें क्या है, जो नेफ्रिडियोपोर हैं या नेफ्रीडिया हैं, उसके थ्रू ज्यादातर साल्ट का डिफ्यूजन हो रहा है या एक्सक्रीशन हो रहा है। ज्यादा डिफ्यूजन की बात करें वेस्ट मटेरियल की, तो वो बॉडी वॉल के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम, इनमें कैसे मूव होता है, बेसिकली मूवमेंट की बात करें, गमन की बात करें तो वो कैसे है, और नर्वस सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। 4 नर्व कॉर्ड्स, इनमें क्या है, 4 तरह की नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलती हैं। डोर्सल, वेंट्रल एंड 2 लेटरल कॉर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है, बट उसमें क्या है, 4 तरह की नर्व कॉर्ड्स देखने को मिल रही है, डोर्सल, वेंट्रल एंड 2 लेटरल, ठीक है। A dense nerve ring surrounded the pharynx and the interior end, जो कि है ब्रेन। इनमें क्या है, नर्व रिंग देखने को मिल रही है, जैसा कि हमने इनके स्ट्रक्चर में देखा था ना, ये दिखाई दे रहा है, जो क्या कर रहा है, देखिए ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स के सामने क्या है, ये नर्व रिंग देखने को मिल रही हैं, ये क्लियरली दिख रहा है, ये इनका फेरिंग्स है। फेरिंग्स से जस्ट सामने ये नर्व रिंग डेवलप होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्रेन को घेरे रहती हैं, ब्रेन को सराउंड किए रहती हैं, ठीक है। A dense nerve ring surrounded the pharynx at the anterior end brain। ब्रेन के एंटीरियर एंड में नर्व रिंग डेवलप होती है, जो कहाँ पे, बेसिकली फेरिंग्स के आगे होती है, ठीक है, और वो ब्रेन को कवर किए रहती है। They only have longitudinal muscles, इनमें केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलती हैं। Their movement is separating, इनका मूवमेंट है, उसके बारे में और देखते हैं कैसा होता है। इनके यूनिक फीचर की बात करें तो इनमें कौन से यूनिक फीचर हैं जो इनको अलग फाइलम में रखने का काम करते हैं। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, इनमें क्या है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब डेवलप होती है, जो कहाँ से डेवलप हो रही है, एंटीरियर साइड से डेवलप होके पोस्टीरियर साइड में खुलती है। वो क्या है, एक इनका यूनिक फीचर है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये इनकी यहाँ से डेवलप होके और यहाँ पे लास्ट में जाके खुल रही है, माउथ से लेके कहाँ तक, एनस तक, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, बाई बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी नहीं देखने को मिलता है, ये भी एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इनकी बॉडी क्या है,
सर्कुलर है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स। जो शुरू में हमने देखा कि इनको राउंड वर्म्स क्यों बोला जाता है, कि इनका यूनिक फीचर है, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी सर्कुलर टाइप की है और क्रॉस सेक्शन देखने को मिलते हैं, सिनकाइटियल या इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, और उसके ऊपर क्या है, थिक क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये भी इनका क्या है, यूनिक फीचर हो गया। एस्केहेलमिन्थेस के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली डायोसियस, या इनको क्या बोला था, हर्माफ्रोडाइट, है ना। ये वर्ड भी प्रयोग किया जाता है किसके लिए, जो सॉरी, ये हर्माफ्रोडाइट क्या है, इसके बारे में बताइए। हर्माफ्रोडाइट को बोलते हैं मोनोसियस टाइप के एनिमल्स। मोनोसियस क्या होते हैं कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ही बॉडी में देखने को मिलता है, बट ये कैसे हैं, ये डायोसियस टाइप के हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल क्या हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। डायोसियस से मतलब है कि मेल एंड फीमेल जो स्ट्रक्चर है या जो बॉडी है वो क्या है, अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। मेल यूजुअली स्मॉलर देन फीमेल, इनमें क्या है, अगर रिप्रोडक्शन के बेस पे हम देखें कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, कैसे हम पहचाने कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो उसमें इसकी एक पहचान है कि मेल यूजुअली क्या है, मेल यूजुअली स्मॉल होता है फीमेल से। फीमेल क्या होगी, साइज में लंबी होगी, मेल क्या होगा, साइज में छोटा होगा, ये इसकी पहचान होती है। गोनेड्स एंड डक्स सिंगल आर डबल, इनमें जो गोनेड्स हैं और डक्ट हैं वो सिंगल फिर या डबल होंगी। एक्स विद काइटिनस सेल, एग जो डेवलप होंगे उनमें क्या है, काइटिन की एक सेल डेवलप होती है। क्लीवेज डर्मिनेट्स एंड स्पाइरल, क्लीवेज क्या है, डर्मिनेटिव टाइप का है और स्पाइरल होगा, ठीक। तो ये इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। डेवलप यूजुअली डायरेक्ट विथ नो लार्वल स्टेज आर इनडायरेक्ट विथ ए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री। डेवलपमेंट की बात करें कि कैसा होगा, तो ज्यादातर क्या होता है, डायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट टाइप का अगर है तो क्या है, उनमें कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री देखने को मिलती है। रिप्रोडक्शन निमेटोड्स इन सेक्सुअल, बेसिकली इनमें ज्यादातर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये डायोसियस टाइप के हैं, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। मोस्ट निमेटोड्स आर डायोसियस, जैसा कि अभी हमने देखा, डायोसियस का मतलब मीनिंग देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, मतलब कि मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें पहचान की बात करें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो जो फीमेल होती है वो बेसिकली लेंथ में, साइज में बड़ी होगी, मेल इसके कंपेयर में छोटा होगा, ठीक है। तो ये इनका पहचान होती है। सम आर हर्माफ्रोडाइट, कुछ क्या है, मोनोसियस टाइप के भी होते हैं। मोनोसियस से मतलब, हर्माफ्रोडाइट मतलब कि एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखने को मिलेगा। बट ज्यादातर अगर बात करें, ज्यादातर इस फाइलम में जितने एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, डायोसियस टाइप के हैं। मेल एंड फीमेल बॉडी या मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं और उनमें क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग बॉडी में दिखाई देते हैं। डायोसियस सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये डायोसियस टाइप के हैं, ठीक। फर्टिलाइजेशन की बात करें कि इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, तो इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ज्यादातर डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, कुछ में इनडायरेक्ट टाइप का भी देखने को मिलता है, ठीक। सो इनमें बात करें, जैसा कि हम अभी देख रहे थे रिप्रोडक्शन में कि कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, इनका यूनिक फीचर क्या है, सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है। कैसे कि इनके सेक्स के बेस पे आप दिखा सकते हो या आप देख सकते हो कि कौन सी फीमेल इंडिविजुअल है और कौन सा मेल इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर मेल इंडिविजुअल है तो वो क्या होगा, नॉर्मली साइज में कम होगा, छोटा होगा कंपेयर टू फीमेल इंडिविजुअल के, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि असमानता देखने को मिलेगी कि मेल बॉडी कौन सी है और फीमेल बॉडी कौन सी है, उसके आप देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। इट इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, या आप देख के बता सकते हो कि ये मेल है एंड ये फीमेल है। जैसा कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मेल्स की जो बॉडी है वो छोटी होगी कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल्स लेंथ में लंबी होंगी, ठीक है, और मेल्स छोटे होंगे। जैसा कि ये एस्केरिस में हम देख सकते हैं, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। इसमें देखिए मेल जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, एज कंपेयर टू फीमेल बॉडी के वो छोटा होता है, लेंथ में कम होता है। फीमेल क्या है, इसकी बॉडी लेंथ में बड़ी होती है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो गया मेल एंड फीमेल में जो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, ठीक। क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। शुरू में जब हम शुरुआत किए हैं इस फाइलम की, तो वहां पे हमने एक वर्ड बोला कि इसको सुपर फाइलम बोला गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे लगभग 10 इंक्लूड किए गए हैं ऐसे ग्रुप जिनको हम फाइला बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। इसको अधिसंघ क्यों नाम दिया गया उसको भी अभी देखेंगे। कुछ लोग इसको अधिसंघ बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ फाइलम या संघ बोलते हैं। तो उसके आधार पे जो डिवीजन किया है क्लासिफिकेशन का, तो कुछ लोगों ने क्या किया है, जिन्होंने बताया कि ये क्या है, अधिसंघ है या हम कहें उसको सुपर फाइलम है, तो उन्होंने फिर फाइलम में डिवाइड किया है। जिन्होंने ये नहीं माना है कि ये फाइलम ही है, तो उन्होंने फिर ग्रुप में या क्लास में उसके जितने भी ग्रुप हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्लासिफिकेशन। एस्केहेलमिन्थीस इंक्लूड्स वन वेरी लार्ज ग्रुप। अगर पूरे एस्केहेलमिन्थीस में हम देखें तो सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो है क्लास बोले या उसको फाइलम बोले, वो क्या है, निमेटोडा, ठीक। ये सबसे बड़ा है एस्केहेलमिन्थीज में, सबसे ज्यादा स्पीसीज इसी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड 4 स्मॉलर ग्रुप, उसके साथ साथ इसमें 4 स्मॉलर ग्रुप भी देखने को मिलेंगे। जो पहला है रोटीफेरा, गैस्ट्रोटिका, उसके बाद काइनोरिनका, और चौथा है वो है निमेटोफोरा, ठीक। तो ये अगर इसमें सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है, निमेटोडा है। उसके अलावा ये 4 ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू LH हाइमेन के अकॉर्डिंग एस्केहेलमिन्थीज इज रिगार्डेड एज ए डिस्टिंक्ट फाइलम एंड वेरियस ग्रुप इन इट एज क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसको नाम दिया कि ये सुपर फाइलम है, अधिसंघ है, बट एच हाइमन के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक क्या है, डिस्टिंक्ट फाइलम है, मतलब कि बड़े ग्रुप का फाइलम है जिसमें वेरियस ग्रुप ऑफ क्लास हैं। जिन्होंने बताया कि इसमें ये क्या है, एक बड़ा ग्रुप है, बेसिकली एक बड़ा फाइलम है जिसमें क्या है, वेरियस ग्रुप हैं जिनको इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। स्टोरर एंड यूजिंगर के अकॉर्डिंग इन्होंने 1971 में बताया ट्रीट डिफरेंट ग्रुप एज सेपरेट फाइलम। इन्होंने बेसिकली एस्केहेलमिन्थीस को एक सुपर फाइलम बोला और इनके जितने ग्रुप थे उसको फिर ट्रीट किया एक सेपरेट फाइलम में, ठीक है। एंड द नेम ऑफ एस्केहेलमिन्थीस एज ए सुपर फाइलम आर विदाउट एनी टैक्सोनॉमिक रैंक। इन्होंने किन्ने, स्टोरर एंड यूजिंगर ने बताया कि जो फाइलम एस्केहेलमिन्थीज है वो क्या है, सुपर फाइलम है, और इसमें फिर जो ग्रुप हैं उनको फाइलम के रूप में इंक्लूड किया। तो ये पूछा भी जाता है कि किसके द्वारा एस्केहेलमिन्थीज को सुपर फाइलम बोला गया, तो ये याद रखिएगा नाम, ठीक है। स्टोरर एंड यूजिंगर के द्वारा इसको क्या बोला गया, सुपर फाइलम बोला गया। बट जो हाइमन साहब हैं इन्होंने नहीं माना कि भैया हम इसको सुपर फाइलम नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये क्या है, एक बड़ा फाइलम है और इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जिसको हम कहते हैं कि ये क्लासेस हैं इसके, ठीक है। तो ये नाम पूछता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें फिलहाल स्टोरर एंड यूजिंगर के अकॉर्डिंग कि ये क्या है, एक सुपर फाइलम है, तो फिर इसको फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो उसके फाइलम की बात करें तो इसको बेसिकली 5 फाइलम में हमने डिवाइड किया, ठीक है। फाइलम रोटीफेरा,
पहला फाइलम, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो इसमें 2049 स्पीसीज, या बेसिकली 2050 ले लो, 2049 स्पीसीज इसमें देखने को मिलती हैं फाइलम रोटीफेरा में, ठीक है। उसके बाद दूसरे फाइलम की बात करें गैस्ट्रोट्रिका, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो 828 स्पीसीज इसमें इंक्लूड की गई हैं फिलहाल अभी तक। नेक्स्ट फाइलम है वो है काइनोरिका या इकाइनोडेरा बोलते हैं इसको, ठीक है। काइनोरिका या इकाइनोडेरा, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो सबसे कम स्पीसीज इसमें इंक्लूडेड है जो कि है 196। फिर फाइलम निमेटोमोर्फा की बात करें, इसमें कितनी स्पीसीज हैं? इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें 351, 350 लगभग स्पीसीज निमेटोमोर्फा में देखने को मिली है। जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम निमेटोडा। इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं लगभग 25,000 स्पीसीज इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ज्यादातर इनके जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? पैरासाइट टाइप के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम इसी को पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा के कैरेक्टर्स, उनके सदस्यों के बारे में। जैसा कि एस्केरिस है, ये फाइलम निमेटोडा का ही सदस्य है। इसका पूरा वर्गीकरण, पूरा क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टर्स, हैबिटेट और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल क्लासिफिकेशन की। किसके द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया? दो लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो है हाइमन साहब, इन्होंने कहा कि जो फाइलम एस्केहेलमिन्थीज है वो क्या है? वो एक बड़ा ग्रुप है, या इन्होंने बोला कि ये एक डिस्टिंक्ट फाइलम है, मतलब कि बड़ा फाइलम है और इसके अंदर क्या है? वेरियस ग्रुप हैं जिन्होंने जिसका नाम दिया इन्होंने क्लास के रूप में, ठीक है। उसके बाद स्टोर और ये सब यूजिंगर साहब आए, इन्होंने कहा नहीं भैया ये क्लास नहीं है, ये क्या है? सुपर फाइलम है। सुपर फाइलम में इन्होंने कहा कि एस्केहेलमिन्थीज तो सुपर फाइलम है। उसके बाद इसके जो ग्रुप हैं उसको इन्होंने फाइलम के रूप में कैटेगराइज किया। और ज्यादातर जो फाइलम है, अगर सारे फाइलम को इंक्लूड करें तो लगभग 10 हैं, 10 के अकॉर्डिंग 10 हैं, बट जो उनमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो इन 5 फाइलम में है, ठीक है। फाइलम रोटीफेरा, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें 2049 स्पीसीज हैं। उसके बाद फाइलम गैस्ट्रोट्रिका, ठीक है। और इन सब में फाइलम क्या है? निमेटोडा। निमेटोडा में जितनी स्पीसीज हैं उनकी सबसे ज्यादा संख्या है, जो क्या है? लगभग 25,000 के आसपास इसकी स्पीसीज देखने को मिल रही हैं फाइलम निमेटोडा की, ठीक है। जो फाइलम सुपर फाइलम एस्केहेलमिन्थीज का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और मोस्टली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि निमेटोडा के जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है? ज्यादातर पैरासाइट होंगे, ठीक। तो ये हो गए इनके कैरेक्टर्स। अब हम जो फाइलम निमेटोडा है उसका ही सदस्य है एस्केरिस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको देखिए क्या बोलते हैं? कॉमन राउंड वर्म्स। शुरू में ही हमने देखा कि जो फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के एनिमल्स हैं उनको उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? राउंड वर्म्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल टाइप की है, राउंड शेप की है, ठीक है। इससे पहले जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज पढ़े उनकी बॉडी कैसी थी? फ्लैट थी, इसीलिए उनको फ्लैट वर्म्स बोला गया, ठीक। तो उनके बॉडी साइज के अकॉर्डिंग इनको कॉमन नेम दिए जाते हैं। एस्केरिस को कॉमनली क्या बोला जाता है? राउंड वर्म्स बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके कैरेक्टर्स कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है? सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। इसके क्या है? दोनों एंड्स दिखाई देते हैं। ए पैरासाइट राउंड वर्म्स, ये कैसा है? पैरासाइट है। क्लास की बात करें तो कौन से क्लास से बिलोंग करता है? निमेटोडा से, ठीक है। निमेटोडा फाइलम से बिलोंग करता है, जो एस्केहेलमिन्थीज का सबसे बड़ा फाइलम है। कैन मेजर अप टू 1 फुट। इसकी साइज की बात करें कि कितना साइज होगा तो लगभग 1 फुट के बराबर होता है, ठीक। लिव्स इन ह्यूमंस, पैरासाइट है ये। कहाँ पे पैरासाइट है वो भी देख लेते हैं। ह्यूमंस में, पिग्स में, चिकन्स में, कैट में,
डॉग्स, हॉर्सेस एंड अदर मैमल्स। बेसिकली ये वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इंडोपैरासाइट होता है, ठीक है। ज्यादातर बात करें ह्यूमंस, पिग्स, चिकन्स, कैट, डॉग्स, हॉर्स और जो अदर मैमेलिया के एनिमल्स हैं उन सब में क्या होता है, ये पैरासाइट होता है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विथ सेपरेट सेक्स, इसमें हमने एग्जांपल में देखा, रिप्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे तो देखा एस्केरिस में क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि इसके जो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली विथ सेपरेट सेक्सेस, ठीक है। मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रही है, कैसे कि जो मेल है वो एज कंपेयर टू फीमेल बॉडी क्या होगा, शॉर्ट होगा, फीमेल बॉडी लंबी होगी, ठीक है, बड़ी होगी। तो ये एस्केरिस का सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, एस्केरिस में किस तरह की लाइफ साइकिल होगी, ठीक। एडल्ट वर्म्स लिव इन द इंटेस्टाइन, एग्स आर पास्ड विथ द फीकस। अगर इसमें होस्ट की बात करें तो कहाँ पे ये निवास कर रहा है, तो जितने वर्टिब्रेट है बेसिकली ज्यादातर मैमल्स में, तो ये मैमल्स की इंटेस्टाइन में क्या है, इंडोपैरासाइट होता है। एग्स क्या होते हैं, एग्स इसके जो भी होस्ट है उसके फीकस के माध्यम से क्या होंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज एग बिकम इन्फेक्टिव आफ्टर सेवरल वीक। ये फीकस के थ्रू क्या हो गया, देखिए रिलीज हो गया एक तरह से एटमॉस्फेयर में। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो क्या होगा, वो जो एग रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में वो एक तरह से फर्टाइल होगा, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्टिव एग्स आर स्वॉलन, किसी न किसी थ्रू से वो फिर से कि दूसरे होस्ट की बॉडी में जाएंगे, वहां पे लार्वा क्या होगा, डेवलप होगा, इन्वेड द इंटेस्टाइन वॉल एंड आर कैरीड थ्रू सर्कुलेशन टू द लंग्स। उसके बाद ये फिर से इंडिविजुअल की बॉडी में पहुंच गया, किसी न किसी तरह से खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इसके एग्स क्या हुए, जो दूसरा इंडिविजुअल है होस्ट उसकी बॉडी में पहुंच गया, वहां जाके लार्वा डेवलप हुआ। लार्वा डेवलप होने के बाद ये फिर पहुंचेगा उनकी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जा रहा है, लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। द लार्वी मेच्योर फर्दर इन द लंग्स, लंग्स में फिर जो लार्वा आया है ना वो मेच्योर होगा, अबाउट कितना टाइम लेगा, 10 to 14 डेज, 10 से लेके 14 दिन के बीच में ये जो लार्वा आया है लंग्स में पहुंच गया, वहां पे जाके वो मेच्योर होगा। उसके बाद पेनिट्रेट द एल्वुलर वॉल्स, एसेंड टू द थ्रोट एंड आर स्वॉलन। उसके बाद ये फिर क्या होगा, जो एल्वुलर सैक प्रेजेंट है उनकी वॉल में जाएगा और उसके थ्रू क्या होगा, एक तरह से स्वेल्ड होगा, वापस से जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन दे डेवलप इनटू एडल्ट वर्म्स। उसके बाद ये इंटेस्टाइन में गया और वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी होस्ट है उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेके, वाटर लेके, जो भी इसको नीड है वहां पे फिर ये एक तरह से एडल्ट वर्म में डेवलप होता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है, एस्केरिस की। देखिए फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं इसको। इसके दो क्या हैं, 2 स्टेज हैं। एक तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज हो गया और दूसरा डाइगोनेस्टिक स्टेज है। मतलब इन्फेक्टिव स्टेज लार्वल स्टेज हो गई और डाइगोनेस्टिक स्टेज जो क्या है, डेवलप हो रहा है, जो बेसिकली है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये लार्वल फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले इंजेस्टेड किया जाता है फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, बॉडी में गया, बॉडी से ये आया इनके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से जो लार्वल है वो सर्कुलर होके गया कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। वहां पे लार्वा डेवलप हुआ। उसके बाद ये लार्वा देखिए इंटेस्टाइन, सबसे पहले अगर बात करें फूड लिया, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में आया। इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरह से पूरी इसके लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, डेवलप हो गया। दूसरा जो इंडिविजुअल है वो पहले इंडिविजुअल में जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डेवलप हो गया, एडल्ट हो गया, उसके बाद फीकस के माध्यम से ये क्या है, बॉडी से बाहर किया गया, इन्वायरमेंट में अगेन आ गया, इन्वायरमेंट में आया फीकस में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पत्तियां, पेड़ पौधे, इनके थ्रू वापस से आया इन्वायरमेंट में। यहाँ पे जो आता है
एस्केरिस क्या हुआ, डेवलप है, एडल्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, अनफर्टिलाइज एग को रिलीज करेगा। ये एग फिर वापस से फर्टिलाइज होंगे, ठीक। ये 3-4 स्टेज में पहुंचते पहुंचते फर्टिलाइज होंगे और ये जब लार्वा बन जाएगा तो फिर दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में जाके क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये इसकी एस्केरिस की लाइफ साइकिल हो गई। कॉमनली क्या बोला जाता है, इसको कॉमनली राउंड वर्म भी बोला जाता है, ठीक। तो आज का सेशन हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। एस्केरिस के जनरल कैरेक्टर देखेंगे, इसके जनरल फीचर देखेंगे। इसमें एक चीज और पढ़ी थी हमने कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जुड़ जाइए आप जल्दी से जल्दी सारे लोग, ठीक है। शेयर कर दीजिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के पास और जुड़िए सारे लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एस्केरिस के जनरल कैरेक्टर। इसकी बॉडी कैसी होती है, इसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है और ये कहाँ निवास करता है। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, पॉइंटेड एट बोथ एंड, ए पैरासाइट राउंड वर्म। अगर इसकी हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पे दिखाई देता है, तो हैबिटेट की बात करें तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ दिखाई देगा। ये एक इंडोपैरासाइट होता है और जो होस्ट है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी के अंदर ही निवास करता है। बात करें इंडोपैरासाइट है तो कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ज्यादातर जो मैमल्स हैं जैसे कि डॉग हो गए, कैट हो गई और भी जितने मैमल्स हैं बेसिकली वर्टिब्रेट्स में ये देखने को मिलता है एज ए इंडोपैरासाइट, ठीक है। इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी ये पैरासाइट के रूप में दिखाई देता है, तो वो अभी पढ़ेंगे। इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप होती है, पॉइंटेड एट बोथ इन, दोनों एंड पे क्या होते हैं, पॉइंट दिखाई देते हैं। और ये क्या है, एक राउंड वर्म पैरासाइट है। पैरासाइट में भी क्या है, इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट का मतलब कि किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर ही क्या कर रहा है, निवास करता है, ठीक है। इंडो पैरासाइट मतलब किसी होस्ट की बॉडी के अंदर ही निवास करता है, वहीं इसकी लाइफ साइकिल चलती है और वहीं पे अपने न्यूट्रिएंट्स हो गए जो भी इसको चाहिए वो वहीं से लेता है, ठीक है। कैन मीजर अप टू 1 फुट। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग क्या होते हैं, इंडिविजुअल दिखाई देते हैं। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगी, वो देखेंगे। लिव्स इन ह्यूमंस, पिग्स, चिकन्स, कैट, डॉग्स, हॉर्स एंड अदर मैमल्स। इनमें अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया हैबिटेट की बात करें, वर्टिब्रेट में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। उनमें भी ह्यूमंस हो गए, पिग्स हो गए, सुअर हो गए, चिकन, उसके साथ साथ कैट्स, डॉग, हॉर्सेस हो गए एंड अदर मैमल्स। मैमेलिया के बेसिकली जितने एनिमल्स हैं उन सब में ये क्या है, पैरासाइट होता है, ठीक है। ये पैरासाइट होता है ज्यादातर मैमल्स में, ठीक। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद सेपरेट सेक्स। इनमें क्या है, ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं और सेपरेट सेक्स या सेपरेट इंडिविजुअल दिखाई देते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल को पहचानेंगे भी कैसे, तो उसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। एक बार बात कर लेते हैं इनकी लाइफ साइकिल की कि इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, उसके बाद इसके और कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। एडल्ट वर्म्स लिव इन द इंटेस्टाइन। अगर हम ह्यूमंस में बात करें कि ह्यूमन में कहाँ दिखाई देंगे, तो ये जो एडल्ट वर्म्स होंगे तो वो कहाँ निवास करते हैं, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में, ठीक है। एक्स आर पास्ड विद द फीकस। अगर इनके एक तरह से बात करें कि इनके एक कैसे फीचर इनके एक कैसे पास होंगे, तो वो जिस भी बॉडी में निवास कर रहा है उसके वेस्ट मटेरियल के थ्रू एनवायरमेंट में आएगा। एक्स फिर वहां क्या होंगे, डेवलप होंगे, लार्वल स्टेज बनेगी और लार्वा फिर से वापस से जाएगा एक तरह से कहाँ, होस्ट की बॉडी में, ठीक है। फर्टाइल एग्स बिकम इनफेक्टिव आफ्टर सेवरल वीक। ये जो फर्टाइल एग कहाँ पे, फीकस के साथ क्या हुआ, रिलीज हुए, तो अब ये फिर से क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज में कुछ वीक के बाद लार्वल स्टेज बनेगी और वो फिर से इन्फेक्शन वाली स्टेज बना लेंगे, ठीक। इन्फेक्टिव एग्स आर स्वेलेंड। अब ये क्या हुआ, देखिए कुछ वीक में क्या हुआ, ये जो एग रिलीज हुए थे एटमॉस्फेयर में वो फिर से इन्फेक्टिव वाली स्टेज में आ गए। अब इसको किसी न किसी तरह से कोई भी होस्ट या जो दूसरी बॉडी है जो इन्फेक्टिव नहीं है
वो उसको निगलेगी, चाहे वाटर के माध्यम से, चाहे खाने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ठीक है। तो ये फिर से वो जाएगा उसी दूसरे होस्ट की बॉडी में, वहां पे लार्वल हैच, लार्वा क्या होंगे फिर वहां पे डेवलप होंगे, ठीक है। इन्वेड द इंटेस्टाइन वॉल एंड आर कैरिड थ्रू सर्कुलर टू द लंग्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि ये कहाँ गया, लार्वा गया इंडिविजुअल की बॉडी में, उसके बाद इंटेस्टाइन वॉल से सर्कुलेशन के माध्यम से कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि इसका क्या है, रिप्रोडक्शन या जो भी इसका जेनेटिक लाइफ साइकिल है एक तरह से पूरी, वो कहाँ पे, इंटेस्टाइन में ही हो रही है। बट एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये सर्कुलेशन के माध्यम से जब लार्वा है तब कहाँ जाता है, लंग्स में भी जाता है, ठीक। द लार्वा मेच्योर फर्दर इन द लंग्स। ये जो लार्वा आया इन्फेक्शियस स्टेज में, ये लार्वा मेच्योर कहाँ हो रहा है, तो ये देखिए लंग्स में मेच्योर हो रहा है, लगभग 10 से 14 दिन तक वहां पे सरवाइव करता है, ठीक है। 10 to 14 days पेनिट्रेट द एल्वोलर वॉल्स, ascend टू द थ्रोट एंड आर swollen। उसके बाद फिर ये क्या होगा, जो एल्वोलर सैक हैं जिनमें क्या होती है, ऑक्सीजन भरी होती है, तो उसमें क्या होगा, उनकी वॉल पे अटैच होगा और एक तरह से फिर से वो सर्कुलेशन के माध्यम से जाएगा, फिर कहाँ पे, गले से फिर वापस जाएगा, किसी न किसी माध्यम से खाया जाएगा और जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन दे डेवलप इनटू एडल्ट वर्म्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स में लार्वा 10 से 14 दिन तक रहा, ठीक। उसके बाद फिर ये जाएगा एक तरह से हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बाहर आया, फिर वापस से खाया जाएगा। अब ये ये लार्वा क्या हुआ, मेच्योर हो गया है। अब ये पहुंचेगा कहाँ पे, जो भी इंडिविजुअल है जिसने, जो इन्फेक्शियस है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ठीक है। और उसके बाद इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्रो करता है एज अ एडल्ट वर्म, ठीक है। तो वहां पे माँ की इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। फिगर के माध्यम से देख लें, देखिए मान लीजिए लार्वल स्टेज है, इसको किसी ह्यूमन बीइंग ने खाया, ठीक। तो ह्यूमन बीइंग पहले अगर इसको स्वैलन करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन की वॉल से सर्कुलेशन के माध्यम से आया लंग्स में, ठीक है। लंग्स में आया, यहाँ पे जो लार्वा आया वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। देन फिर ये आएगा एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगेन आया, तो यहाँ पे जो लार्वा डेवलप हो रहा था वो अब क्या हो गया, वर्म बन गया, फुल एडल्ट हो गया, ठीक। और एडल्ट के बाद ये फीकस के थ्रू क्या हुआ, इन्वायरमेंट में आया। ये फीकस क्या करेंगे, ये एडल्ट जो वर्म्स हैं ये अपने एक्स रिलीज करेंगे, और ये एक्स जो भी होस्ट है उसकी बॉडी से वापस से जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है, वेस्ट प्रोडक्ट फीकस के माध्यम से आएंगे इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में आएंगे तो फिर यहाँ पे एक्स आए हैं, याद रखने वाली बात है, यहाँ पे एक्स आए और एक्स क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और ये फर्टाइल होके एक्स से लार्वा बने, और लार्वल स्टेज फिर से डेवलप होके जब एक मेच्योर लार्वा डेवलप होगा तो वापस से जब स्वैलन लार्वा डेवलप होगा तो वो फिर किसी ना किसी तरह से जो भी दूसरा होस्ट है उसके बॉडी में जाएगा और उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लें कि जो एस्केरिस है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। इसमें बात करें, किंगडम इसका क्या है, एनिमलिया है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। फाइलम, देखिए यहाँ पे फाइलम आ रहा है, बट यहाँ पे सुपर फाइलम भी अगर लिखेंगे तो सुपर फाइलम क्या लिखेंगे, एस्केहेलमिन्थीस। फाइलम की बात कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये एक तरह से इस ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि जो भी जिसने ये क्लासिफिकेशन दिया है वो एस्केहेलमिन्थीस को एज अ सुपर फाइलम मानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फाइलम निमेटोडा दिया। क्लास की बात करें, क्रोमेडोरिया ये इसका क्लास है। ऑर्डर की बात करें, एस्केरिडिडा ये इसका ऑर्डर है। फैमिली क्या है, एस्केरिडिडी, और जीनस एस्केरिस। स्पीसीज की बात करें तो फिलहाल जिसकी हम जो स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं वो है लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इसका जनरल नाम है, साइंटिफिक नेम है जो जीनस और स्पीसीज को शो करता है, ठीक है।
तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें देखिए हम बात कर रहे थे बार बार कि मेल फीमेल बॉडी कैसे दिखाई देगी, तो इसमें क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। डाइमॉर्फिज्म से मतलब है कि सेक्सुअल कैरेक्टर ये बताएंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसमें जो मेल होता है उसमें क्या होता है, उसका जो इनल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, मुड़ा होता है, ठीक है। ये इसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप इसकी साइड से पता कर सकते हो कि ये जो मेल बॉडी होगी वो फीमेल बॉडी से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी है, इसको आप देख सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेल बॉडी की तुलना में क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है और इसका साइज भी बड़ा दिखाई देता है। तो ये इसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इट इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये क्या है, एंडोपैरासाइट है, वो हम बता ही चुके हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, ज्यादातर इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। द एंटीरियर एंड इज थिनर कंपेयर टू द पोस्टीरियर एंड। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि इसमें देख सकते हैं, तो इनका ये एंटीरियर एंड क्या है, ज्यादा थिक होगा, मतलब ज्यादा मोटा होगा एज कंपेयर टू जो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। इन शेप द पैरासाइट इज राउंडेड एंड इलोंगेटेड टैपरिंग एट द एंड। इसमें क्या है, कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो क्या होंगे, इलोंगेटेड होंगे और साइज में इनलार्ज होंगे, ठीक है। राउंड लास्ट, जैसा कि अभी मेल बॉडी में हम देखें कि इनका जो सबसे लास्ट वाला एंड है, ये एक तरह से कौन सा एंड है, यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा, तो ये एंड क्या होता है, राउंडेड होता है, मुड़ा हुआ होगा, ठीक है। आगे बात करें, द माउथ अकर्स एट द इंटीरियर एंड व्हिच इज गार्डेड बाय 3 टूथेड लिप्स। इसमें क्या है, माउथ इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा, जैसा कि अभी स्ट्रक्चर देखा, पोस्टीरियर और इंटीरियर एंड दो पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होगी। तो जो माउथ प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पे दिखाई देगा, जो पहला वाला पार्ट है इंटीरियर एंड, वहां पे माउथ दिखाई देगा, और वो घिरा किस चीज से रहता है, तो वहां पे 3 लिप्स दिखाई देते हैं, 3 टूथेड लिप्स दिखाई देंगे। 3 लिप्स से क्या होता है, इनका माउथ घिरा हुआ होता है, ठीक है। 1 इज डॉर्सल एंड 2 वेंट्रोलेटरल। लिप्स की बात करें तो एक उनमें से डॉर्सल होगा, बाकी 2 क्या होंगे, वेंट्रोलेटरल कंडीशंस में होंगे, ठीक। Excretory pore is located ventrally at a short distance from the anterior end of the body. इनका जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है, या कहें कि एनस कहाँ पे दिखाई देगा, तो वो पोस्टीरियर एंड में दिखाई देगा, ठीक है। पोस्टीरियर एंड लास्ट में जो नीचे वाला पार्ट है, वहां पे क्या होगा, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। द डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकर फ्रीली फ्लोटिंग इन द बॉडी कैविटी। इनका जो डाइजेशन वाला पार्ट है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, वो इनकी बॉडी में एक तरह से फ्री फ्लोट करने वाली कंडीशंस में होता है, मतलब कि उसकी प्रॉपर जगह नहीं है कि यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्या है, बॉडी में फ्लोट कर रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं कि तैरता रहता है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल में आप 4 अगर इंडिविजुअल को देखोगे तो उनमें क्या है, सेम जगह पे डाइजेस्टिव ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा। सेक्सेस आर सेपरेट एंड द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज डिस्टिंक्ट। सेक्सेस क्या होंगे, इंडिविजुअल अलग अलग मेल एंड फीमेल देखने को मिलेंगे, और इनमें क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को भी मिलती है, ठीक। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं इनके एक्स की, कि इनके एक्स, जैसा कि अभी हमने लाइफ साइकिल में देखा कि इनका फीकस के थ्रू क्या हो रहे हैं, जब एडल्ट, ये एस्केरिस एडल्ट कहाँ हो रहा है, इसकी लाइफ साइकिल एक तरह से पूरी तरह कंप्लीट कहाँ हो रही है, तो कंप्लीट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी तरह से एडल्ट हो रहा है, उसके बाद वहां से एग रिलीज कर रहा है, और वो एग एक तरह से फीकस के माध्यम से आ रहे हैं इन्वॉल्वमेंट में। तो इसके एक्स के बारे में देख लेते हैं।
Eggs are oval in shape, measuring 60 to 75 micrometers in length and 40 to 50 micrometers in width. इनके एक्स की अगर बात करें तो जनरली शेप में कैसे होंगे, ओवल शेप के होंगे, अंडे के आकार के होंगे, मतलब राउंड शेप के होंगे। मेजरमेंट की बात करें तो लेंथ में कितने होंगे, 60 टू 75 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स क्यों, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली क्या है। खैर इनकी बात करें तो ये तो दिखाई भी देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एस्केलमेंथीज के करेक्टर्स के बारे में जब शुरू में हमने पढ़ा था, शुरू में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि इनके जितने ऑर्गेनिजम्स हैं मैक्सिमम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं हम एस्केरिस के एक्स के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका साइज शेप कैसा है, ओवल शेप का है। मेजरमेंट की बात करें 60 टू 75 माइक्रोमीटर्स इनकी लेंथ है, और विड्थ की बात करें 40 टू 50 माइक्रोमीटर्स इनकी ब्रेड्थ है। ठीक, तो ये इनका मेजरमेंट हो गया। Eggs are surrounded by an outer thick protein coat that repelled into rugosities। ये क्या है, तो देखिए इनके एक्स क्या है, एक थिक प्रोटीन की कवर से एक तरह से बाहर से अगर उनको देखो तो उनमें क्या है, प्रोटीन की एक कवरिंग होती है, एक कोट होता है, उसी कोट को क्या बोलते हैं, रुगोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, बिलो द आउटर कोट occurs a chitinous cell and below it a lipid layer। देखिए सबसे बाहर वाली लेयर अगर इसमें देखें तो सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर क्या है, ये प्रोटीन लेयर हो गई। ठीक, ये प्रोटीन लेयर हो गई। उसके बाद बात करें इसके नीचे अगर एक काइटिन की क्या है, सेल दिखाई देगी। उसके बाद और नीचे ये है फिर लिपिड की लेयर बनती है। यहाँ पे लिपिड की लेयर बन रही है, मतलब कि इसमें क्या है, 3 लेयर देखने को मिल रही है। सबसे आउटर वाली जो लेयर है वो प्रोटीन की बनी है, उसके बाद उसके उस कोट के नीचे जो बनी है सेल वो काइटिन की बनी है, काइटिनस है, एंड सबसे लास्ट में एक लिपिड की लेयर देखने को मिलती है। द एग्स कंटेन ए अनसेगमेंटेड ओवम। इस एग में क्या है, एक अनसेगमेंटेड ओवम होता है। ठीक है, ये एग्स क्या है, बेसिकली फीमेल ओवम को कैरी कर रहे हैं। इनमें अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये देखिए फर्टिलाइज्ड एग की स्ट्रक्चर है जो क्या है, एड इट इज ओवल शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक, ये फर्टिलाइज एग है और ये अनफर्टिलाइज एग है। ठीक, जब एग फर्टिलाइज हो रहा है तो वो क्या रहा है, ओवम को रिप्रोड्यूस कर रहा है, ओवम को एक तरह से अनसेगमेंटेड ओवम को कैरी करता है। ठीक, तो ये हो गए इसके एक्स के बारे में। आगे देखते हैं मेल एंड फीमेल एस्केरिस। इसमें देखिए इसमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, फीमेल, सॉरी ये है मेल, और मेल का लोअर पार्ट जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है ये क्या बनाता है, यहाँ पे इसका एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा जिसके द्वारा एक्सक्रीशन होगा। सॉरी ये लास्ट ये लोअर पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये इसमें क्लोवा देखने को मिलती है। जो मेल बॉडी है उसमें क्या है, लास्ट पार्ट मुड़ा हुआ होता है जिसको हम क्लोवा बोलते हैं, वो टेल पार्ट में दिखाई देता है। ठीक है, और ये माउथ वाला पार्ट है। इसकी साइज की बात करें तो इसमें दिख रहा होगा मेल एंड फीमेल बॉडी में काफी डिफरेंस है। जो मेल बॉडी है वो एज कंपेयर टू फीमेल बॉडी काफी शॉर्टर होती है, शॉर्ट होती है। उसके साथ साथ उसमें लास्ट में पोस्टीरियर एंड में एक राउंड शेप का क्लोवा एक संरचना दिखाई देती है। ठीक है, फीमेल बॉडी की बात करें ये हेड ऑफ फीमेल है, फीमेल का माउथ हो गया, उसके बाद ये एनस हो गया जो लास्ट में टेल में दिखाई देता है। अच्छा, माउथ में बात कर रहे थे तो माउथ में इसके एस्केरिस के माउथ में ये देखिए इसका माउथ है और यहाँ पे ये 3 तरह से लिप्स से घिरा हुआ होता है। ठीक है, माउथ हो गया, एक डॉर्सल लिप्स होता है और 2 वेंट्रल लिप्स होते हैं। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होता है माउथ में। ठीक, माउथ में 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं, एक वेंट्रल होता है और सॉरी एक डॉर्सल होता है और 2 वेंट्रल पोजीशन में होते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये देखिए मेल बॉडी है, ये मेल बॉडी है और मेल बॉडी में क्लोवा दिखाई दे रहा है जो क्या है,
सबसे पोस्टीरियर एंड में देखने को मिल रहा है। यहीं पे क्या देखने को मिलते हैं, पीनियल स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं मेल बॉडी में। अगर फीमेल बॉडी में देखें तो फीमेल बॉडी का लास्ट पार्ट एनस बनाता है। इसमें गोनोफोर कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए फीमेल बॉडी में गोनोफोर ये बीच में प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी पोर्स की बात करें तो ये लास्ट में एंटीरियर एंड पे देखने को मिलते हैं कभी कभी। मेल में अगर बात करें एंटीरियर में, फीमेल में पोस्टीरियर में भी देखने को मिलता है। और ये इनका माउथ हो गया। माउथ में क्या है, माउथ इनका 3 लिप संरचना से घिरा हुआ है। 3 लिप्स प्रेजेंट है वहां पे, एक क्या है डोर्सल है और दो जो लिप्स हैं वो वेंट्रल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, अंतर देख लेते हैं मेल फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे, तो मेल फीमेल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देख लेते हैं। मेल वर्म की बात कर लें और फीमेल वर्म की। ठीक है, द मेल वर्म, इसके साइज की बात करें 12 to 23 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 4 mm इन डायमीटर। अगर हम मेल एस्केरिस की बात करें कि उसकी साइज कितनी होती है, तो अबाउट कितनी 12 to 23 सेंटीमीटर क्या है लंबी साइज होगी। और डायमीटर की बात करें कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी बॉडी कितनी चौड़ी होगी, तो वो होती है लगभग 3 to 4 mm मिलीमीटर में उसका डायमीटर होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड वेंट्रली इन द फॉर्म ऑफ हुक विथ ए कॉनिकल टिप। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्लोआ बोलते हैं, जो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेल वर्म्स में देखने को मिलता है। ठीक, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टेल रीजन अकर्स ए सिंगल अपर्चर, द क्लोइकल अपर्चर। जो पोस्टीरियर एंड है वहां पे क्या है, एक सिंगल अपर्चर देखने को मिल रहा है टेल रीजन में, जो क्या कहलाता है, क्लोइकल अपर्चर कहलाता है। थ्रू व्हिच द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन्स टू द साइड। इसके द्वारा क्या हो रहा है, इस क्लोआ जो ये प्रेजेंट है, इसके द्वारा ही क्या हो रहा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन हो रहा है। ठीक, क्लोकल अपर्चर आल्सो कंटेन ए पेयर ऑफ कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स व्हिच आर इक्वल इन लेंथ। इनमें क्या है, जो क्लोआ है उसमें एक पेयर क्या प्रेजेंट है, ये कॉपुलरी स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और इनकी अगर साइज की बात करें तो ये कॉपुलरी स्पिक्यूल्स दोनों एक ही साइज के होते हैं। तो ये है मेल वर्म की एक तरह से मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। अंदर से और बाहर से उसकी शरीर की कैसी संरचना होती है। अब बात करते हैं फीमेल वर्म की, फीमेल एस्केरिस की। फीमेल वर्म इज लॉन्गर एंड शॉर्टर देन मेल, मेजरिंग 20 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 mm इन डायमीटर। इसमें साइज की बात कर रहे थे ना, देखिए मेल में कितना डायमीटर है, तो 12 to 23 सेंटीमीटर क्या है उसकी लेंथ है। बट फीमेल में देख रहे हैं ये क्या है, इतनी लंबी है, अबाउट 25 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो ये काफी डिफरेंस है। डायमीटर की बात कर रहे हैं तो 6 mm डायमीटर होता है। मेल की बात करें इसमें 3 to 4 mm डायमीटर होता है। ठीक, इसमें देखिए पोस्टीरियर एंड इज स्ट्रेट एंड ब्लंट। इसमें पोस्टीरियर एंड पे कोई भी राउंड शेप या कोई ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है जो मेल में पाई जा रही थी, जिसको हम क्लोआ बोल रहे थे। ठीक, द फीमेल जेनाइटल अपर्चर आर वल्वा इज लोकेटेड मिड वेंट्रली एट अबाउट 1/3 द लेंथ ऑफ द माउथ। इसका जो फीमेल जेनाइटल पोर है वो अगर माउथ से नीचे की तरफ आएंगे तो 1/3 पोजीशन पे पूरी बॉडी का, अगर हम पूरी बॉडी की साइज लेके चल रहे हैं ना, तो 1/3 पोजीशन पे इसके जेनाइटल पोर, या इसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, वो दिखाई देता है। द एनस इज प्रेजेंट ए लिटिल इन फ्रंट ऑफ द टेल एंड। लास्ट एंड पे, पोस्टीरियर एंड पे इसका एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ एस्केरिस इज वेरी हाई, इट लेस अबाउट, देखिए एग की बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे कि जब मेल और फीमेल एस्केरिस क्या हुआ, एडल्ट हुआ, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद
एग बने और एग अब रिलीज हो रहे हैं, तो एग की संख्या की बात कर लें। ये पूछता है क्वेश्चन कि कोई भी एस्केरिस में कितनी, लगभग एक बार में कितनी संख्या हो सकती है। तो देखिए ये कितनी है, लगभग 2 लाख तक होती है पर डे। सोचिए कितना इन्फेक्शन फैला सकता है पर डे। इसकी जो एग रिलीजिंग की क्षमता है वो कितनी है, 2 लाख पर डे है, और ये एक बहुत हाई कैपेसिटी है। ठीक है, एस्केरिस की हाई कैपेसिटी एग की वजह से ही क्या होता है, इसमें बहुत इन्फेक्शियस स्टेज देखने को मिलती है। ये अब मान लीजिए कोई भी एक एग है वो फर्टाइल हो वो डेवलप होके लार्वा बनेगा, उसके बाद वो लार्वा जाके दूसरी होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो अगर 2 लाख पर डे बन रहे हैं, तो 2 लाख अगर एक बार में रिलीज हो रहे हैं फीकस के माध्यम से, तो सोचिए वो 2 लाख लोगों को क्या करेंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो ये इनकी कैपेसिटी होती है कि एक कैपेसिटी क्या है, बहुत ही हाई होती है, और अबाउट कितने 2 लाख एक्स पर डे ये रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये इनका मेल एंड फीमेल डाइमॉर्फिज्म हो गया। स्टेज इन लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल हमने देखा है अभी। तो इनके स्टेज कौन कौन से हैं। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो पहला जो स्टेज है वो एक्स इन फीकस, क्या है, एडल्ट डेवलप हो गया इंटेस्टाइन में, उसके बाद वहां से एग रिलीज करेगा, और ये एग फीकस के माध्यम से क्या होंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे। ये पहली स्टेज होती है। स्टेज 2 की बात करें, डेवलपमेंट इन द सॉइल। अब ये एग्स क्या हुए, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में जो सॉइल है उसमें क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, स्टेज 3 की बात करें, इन्फेक्शन बाय इंजेशन एंड लिबरेशन ऑफ लार्वा। ये क्या है, थर्ड जो स्टेज है, इसमें क्या होगा, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, और कैसे, फूड या वाटर के माध्यम से इंजेस्ट करेंगे। जो भी इंडिविजुअल है दूसरा होस्ट, वो उसको इंजेस्ट करेगा, और फिर उसके बाद होगा लार्वा का डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेज 4 की बात करें तो इसका माइग्रेशन थ्रू लंग्स, कहाँ पे गया, फूड के साथ गया इंटेस्टाइन में, वहां से सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा लंग्स में। ठीक है, स्टेज 5 की बात करते हैं, री एंट्री इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे लंग्स पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हुआ, लार्वा पूरी तरह से डेवलप हो गया। अब ये डेवलप लार्वा वापस से कहाँ आएगा, री एंट्री करेगा स्टमक, और फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टेज 6 की बात करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड एग लाइब्रेशन। उसके बाद ये क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इसकी पूरी लाइफ साइकिल हो गई एक तरह से, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये एडल्ट होगा, और यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद फिर से ये एग रिलीज करेगा। तो ये इसके 6 स्टेज होते हैं बेसिकली। इतने स्टेज में इसकी पूरी लाइफ चलती है। ठीक, लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, जैसा कि अभी हमने देखा, कहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले एक्स इन फूड और वाटर इंटर होस्ट। जो एक्स सबसे पहले देखिए, पहली स्टेज थी ना, ये एक्स क्या हुआ, फीकस के माध्यम से इन्वायरमेंट में आए, ये पहली स्टेज हो गई। उसके बाद एक्स क्या हुआ, जो ये फीकस के माध्यम से इन्वायरमेंट में आए, सॉइल में ग्रो किए, उसके बाद किसी न किसी तरह से वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू ये जाएंगे कहाँ, न्यू होस्ट की बॉडी में। उसके बाद उसकी बॉडी से कहाँ पे पहुंचेंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्या था, जो लिया गया था वो क्या था, एक्स लिए गए थे। ठीक है, अब ये पहुंचेंगे कहाँ, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे कहाँ पे, लार्वल इंटर्स ब्लड वेसल्स इनटू द लंग्स। लंग्स में मूव किए, लंग्स में क्या होगा, उसके बाद वहां मैच्योर होगा लार्वा। इन थ्रॉट दे आर कॉफेड आउट द लंग्स एंड स्वेलन इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। उसके बाद अब देखिए लंग्स में क्या हुआ, ये डेवलप हो गया लार्वा, उसके बाद री इंटर करेगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिर क्या होगा, एडल्ट होगा, डेवलप होगा। लार्वी मैच्योर एंड मेल एंड फीमेल फर्टिलाइज। यहाँ पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल फिर फर्टिलाइज करके एग का निर्माण करेंगे। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। ठीक, ये लाइफ साइकिल जैसा कि हमने देखा अभी, इसमें पैथो
पैथोजेनी की बात कर लें कि क्या इसके डिसीज कैसे कॉज करेगा, कौन सी इसके नुकसान है, फायदे हैं, जो भी हैं वो भी देख लेते हैं। द डिसीज कॉज बाय एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इज कॉल्ड एस्केरियस। एस्केरियस, ठीक है, नाम की बीमारी इसके द्वारा कॉज की जाती है। इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट। अगर बात करें ह्यूमंस में तो ज्यादातर क्या होती है, चिल्ड्रन में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इन द इंटेस्टाइन द वर्म्स कंज्यूम्स द फूड मटेरियल एंड deprive the host of its nutritious food causing emaciation। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, देखिए ये इंटेस्टाइन में डेवलप कर रहे हैं। इनका एक फीचर और हमने पढ़ा है कि इनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही जिस होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं उसी होस्ट से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो भी इनको जरूरत है उसको बॉडी सरफेस के थ्रू ही डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी जिस भी बॉडी में, जिसकी इंटेस्टाइन में रह रहे हैं वहां पे क्या करेंगे, फूड मटेरियल और जो भी न्यूट्रिएंट्स वाले फूड हैं उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लेंगे। द मैकेनिकल डैमेज टू ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, ब्रेन, मसल्स एटसेट्रा इट कॉज ड्यूरिंग लार्वल माइग्रेशन। अच्छा, लार्वा माइग्रेशन में हमने सिर्फ पढ़ा ना कि ये जाके लंग्स में जाएगा, सर्कुलेटरी माध्यम से बेसिकली ब्लड वेसल्स में जाता है इसका लार्वा, और वो क्या करता है फिर, जैसे कि गया हार्ट में गया, लंग्स में गया। लंग्स में तो हमने इसका देखा भी लाइफ साइकिल में कि लंग्स में जाके क्या करता है, ये ग्रो करता है, ठीक है। हार्ट में भी जा सकता है, लंग्स में, क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है ना, तो ब्लड वेसल्स तो सब जगह गई हैं, हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन में, मसल्स में। तो ये क्या कॉज कर सकती हैं, जब लार्वल माइग्रेशन हो सकता है तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, ये ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक। द एडल्ट कॉज इंटेस्टाइनल पेन, अपेंडिक्स, ट्यूमर्स, इंडाइजेशन, डायरिया एंड इसनोफीलिया। ये इसके कॉजेस है नॉर्मली जो देखने को मिलते हैं। डिसीज की बात करें तो एडल्ट ग्रो कर जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से देखिए इंटेस्टाइनल पेन भी हो सकता है, एपेंडिसिस नाम की बीमारी हो सकती है, ट्यूमर डेवलप हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, मतलब कि खाना खा रहे हो लेकिन वो क्या है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डायरिया हो सकता है, और स्नोफिल्स नाम की बीमारी भी हो सकती है। तो ये इसके क्या है, पैथोजेनिक डिसीज कॉज करने के वो हैं, लक्षण है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या है, प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस इज प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को एस्केरिस से इन्फेक्शन ना होने पर। ह्यूमन फीकस शुड बी सेफली डिस्पोजेड अंडरग्राउंड। ये क्या है, देखिए ज्यादातर इसका जो इन्वायरमेंट में रिलीज होने का मेथड है वो क्या है, बाई फीकस माध्यम या बाई जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट है, उसके थ्रू ये इन्वायरमेंट में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक तरह से इन्फेक्शन का रीजन है। क्यों? क्योंकि ये अगर आएगा ही नहीं इन्वायरमेंट में तो जो भी ह्यूमन फीकस है उसको क्या करें, आप एक तरह से डिस्पोज कर सकते हैं ज्यादातर अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड हो जाएगा तो इसका जो एग है वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, वो एक तरह से ना लार्वल स्टेज में ग्रो करेगा, और ग्रो भी करेगा तो वो जमीन के अंदर है, वो दूसरे होस्ट तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी थ्रूली वॉश्ड। अब ये सॉइल में आता है, सॉइल में क्या है, फ्रूट डेवलप हो रहे हैं, वहां पे वेजिटेबल्स डेवलप हो रहे हैं सॉइल से, तो ये सॉइल से उनमें आ जाता है। उसके बाद वो जब खाए जाते हैं तो वो खाने के माध्यम से, या फिर वाटर में गया तो वाटर को पीने के माध्यम से ये होस्ट की बॉडी में चला जाता है। तो जो भी खाना या जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर जो भी ले रहे हैं तो उसको क्या करें, हम इंश्योर करें कि ये शुद्ध है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को क्या है, अच्छे से धो लें तब उसका यूज करें, ठीक है। हैंड्स शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, ठीक। फिंगर नेल्स शुड बी रेगुलरली कट, और जो फिंगर्स के नेल्स हैं उनको रेगुलर कट करते रहना चाहिए, ठीक। खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स के जो नेल्स हैं ना वो बहुत बड़े बड़े रखती हैं। तो ये एक तरह से प्रिवेंशन है कि आपको ध्यान रखना है
कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्लीज केयर करें। ठीक, ट्रीटमेंट की बात करते हैं अब कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। द इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस कैन बी ट्रीटेड बाय द फॉलोइंग ड्रग्स। इसमें क्या है, कुछ ड्रग्स हैं या कुछ दवाएं हैं जिसके द्वारा इसका इन्फेक्शन रोका जाता है। ए मिक्सचर ऑफ द ऑयल ऑफ टिनोपोडियम एंड टेट्राकोलेरियोथाइलिन इज एन इफेक्टिव ड्रग्स फॉर एस्केरिस इरेडिफिकेशन। ठीक, इरेडिफिकेशन मतलब कि इसके उपचार के लिए ये टिनोपोडियम और टेट्राक्लोरोइथाइलिन नाम की एक दवा है, इसका मिक्सअप होता है, उसके द्वारा ये दवाएं बनाई जाती हैं। इन दवाओं को लेके क्या कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक, इसके अफेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन लाइफ में बात करें, थ्रू दे आर वेरी न्यूमरस अराउंड द वर्ल्ड, roundworms do not exert a lot of positive influence in the everyday lives of humans, so they are easy to ignore। अगर हम क्या देखिए इसका इफेक्ट, जैसा कि अभी हमने देखा कि इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन किए जा सकते हैं आसानी से, तो अगर हम कुछ चीजों में क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ये इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा। पैरासिटिक राउंडवर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम टेरिबल डिसीज। अगर ये क्या है, इनकी वजह से इन्फेक्शन हो गया तो जैसा कि हमने देखा डायरिया, यूसिनोफिलिया, इंडाइजेशन वगैरह, इसकी वजह से बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं। और ये खास करके जैसे कि ये लार्वल स्टेज में माइग्रेट करता है, तो माइग्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, सर्कुलर माध्यम से हो रहा है, ब्लड के थ्रू ये ब्रेन में जाके कोई भी नॉर्मल एक तरह से बहुत डिसीज कॉज कर सकते हैं, लंग्स में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, तो उनकी मसल्स को डैमेज करेगा और जिसके बाद से ये ऑर्गन भी डैमेज होंगे। ठीक है, तो अगर इसका प्रिवेंशन करेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट जो एक दूसरा एग्जांपल है वो है हुकवर्म। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फाउंड इन ट्रॉपिक्स नियरली 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन आर इन्फेक्टेड विथ हुकवर्म्स। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जो इस हुकवर्म्स की वजह से क्या हो सकती है, एक तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, द एग्स हैच एंड डेवलप आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। इसकी जो एग्स हैं ये कहाँ पे डेवलप होते हैं, जो भी होस्ट है उसकी बॉडी के बाहर डेवलप करते हैं। बैरो इनटू अनप्रोटेक्टेड स्किन ऑफ्टन द फीट एंड इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या कर सकता है, ब्लड स्ट्रीम मतलब कि ऑफ्टन द फीट, देखिए हुकवर्म इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ट्रेवल करता है लंग्स वगैरह में, ट्रेवल फ्रॉम द लंग्स अप टू फेरिंग्स एंड आर स्वेल्ड। ये लंग्स और फेरिंग्स में ट्रेवल करता है। दे डिग इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड सक द ब्लड ऑफ द होस्ट। इनको क्या हुकवर्म्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें जो एक तरह से अटैचमेंट के ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, हुक होते हैं। ये हुक के समान संरचनाएं दिखाई दे रही ना, ये हुक ही होते हैं जो होस्ट की बॉडी से इसको अटैच करने का काम करते हैं, और इसी के थ्रू जिस होस्ट की बॉडी में निवास कर रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं, ब्लड को लेते हैं। ठीक है, कॉज वीकनेस एंड पुअर ग्रोथ। इसका क्या, अगर इसका इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से वीकनेस लगेगी, क्यों, क्योंकि ये ब्लड को ले रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, और ग्रोथ में भी कमी आएगी। तो ये हुकवर्म का करेक्टर हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल और है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ट्राइकीनोसिस बोलते हैं इसको देख लेते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा। द एडल्ट वर्म्स लिव एंड मेट इन द इंटेस्टाइन। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे जितने वर्म्स हम देख रहे हैं, खासकर निमेटोडा के जितने सदस्य हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। और इनका जो रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कहाँ निवास करते हैं, तो ज्यादातर एंडोपैरासाइट हैं, और वो भी कहाँ पे हैं, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये भी कहाँ पे निवास करता है, इंटेस्टाइन में ही। द फीमेल्स बैरो इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड ले अप टू कितने 1500 एग्स ये भी एक दिन में रिलीज करती है। इससे पहले अभी हमने देखा एस्केरिस के बारे में,
तो उसका देखा कि वो उसका जो एग रिलीजिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, बहुत हाई है। वो एक दिन में लगभग 2 लाख एग रिलीज करता है। द बैरोइंग कॉज ग्रेट पेन टुवर्ड्स इट्स होस्ट, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल पेन हो सकता है। ठीक, द लार्वी देन द ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अंटिल दे फाइंड ए टिश्यू टू बैरो इनटू। The larvae form cyst inside the muscles tissue of the host and become inactive। ये कहाँ पे ज्यादा ग्रो करता है, तो ये भी एक तरह से सर्कुलेशन के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से मसल्स में जाएगा, और जब तक कि इसको प्रॉपर बैठने की, खाने की जगह नहीं मिल जाएगी तब तक ये ट्रेवल करता रहेगा। और जब इसको होस्ट की बॉडी में एक तरह से पूरी ऐसी स्टेज मिल जाती है कि जहाँ पे आसानी से रह सकता है, तो ये इनएक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल व्हेन द मसल्स टिश्यू इज ईटन। ये मसल्स में गया, अब ये मसल्स क्या हुआ, दूसरा कोई भी ऑर्गेनिजम्स ले रहा है तो उसमें क्या है, मसल्स के थ्रू उस ऑर्गेनिजम्स में जाएगा। ओनली कार्निवोर्स कैन बी इन्फेक्टेड। जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, मतलब कि जो मांस मछलियां खाते हैं, या फिर जो शेर चीता वगैरह हो गए, उनमें क्या है, ये ज्यादातर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक, क्योंकि जो होस्ट है उसकी मसल्स में मिलता है, मसल्स में देखने को मिलता है, मसल्स में प्रेजेंट है, तो जो दूसरा होस्ट है, कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, उस मसल्स को या उस मीट को खाएंगे तो उसके थ्रू ये दूसरे होस्ट की बॉडी में जाएगा। ठीक, मोस्ट कॉमन एनिमल इन्फेक्टेड आर रैट्स एंड पिग्स। इसमें जो ज्यादातर कॉमन एनिमल्स जो इफेक्टेड होते हैं, रैट्स होते हैं, चूहे, और उसके साथ साथ पिग्स जो सुअर होते हैं। ठीक है, people get this disease from eating not completely cooked rack or pork। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ लोग सूप बना के पीते हैं ना, जैसे चाइना वाले करते हैं, तो यही सब का कारण है कि एक तरह से आएगा ह्यूमन बॉडी में भी। ठीक है, और डिसीज कॉज करेगा। तो ये हो गया इसके बारे में। फाइलेरियल वर्म्स, ये भी इसका निमाटोडा का एक सदस्य है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, फाउंड इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक रीजन में मिलेगा। थ्रेड लाइक वर्म्स, कैसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, थ्रेड लाइक मतलब धागे के समान दिखाई देता है। लिव्स इन ब्लड लिम्फ वेसल्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, इसका जो हैबिटेट है कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ब्लड और जो लिम्फ वेसल्स हैं मैमल्स की, ठीक है, और उसके साथ साथ बर्ड्स की, तो बर्ड्स और मैमल्स के ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोस, ये किसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो मच्छरों के द्वारा ट्रांसमिट होता है। कैन ब्लॉक द वेसल्स कॉजिंग इलेफांटियासिस नाम की बीमारी, ये इसको नाउ रेयर मतलब अब कम देखने को मिल रही है। ये इसकी वजह से क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये फाइलेरियल वर्म्स हो गए। आई वर्म के बारे में इसको भी देख लेते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है। रिलेटेड टू फाइलेरियल वर्म्स, ये भी एक तरह से फाइलेरिया की तरह ही दिखाई देने वाला थ्रेड लाइक पतली सी संरचना वाला, ठीक है, एनिमल है। इसके बारे में बात कर लें, फाउंड इन अफ्रीका, ज्यादातर अफ्रीका वगैरह में देखने को मिलता है। इन्फेक्ट ह्यूमन एंड बैम्बूस, ह्यूमंस में इफेक्ट करता है। आई वर्म्स, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि ये आंखों को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लिव्स इन सब क्यूटेनियस टिश्यू, जो आईज की रेटिना है और उसके जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है वहां पे निवास करता है। समटाइम्स ट्रेवल अक्रॉस द आई, कुछ टाइम क्या होता है, ये आंखों में ट्रेवल भी करता दिखाई देता। ठीक, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, एस्केरिस की बात करें तो ये मेल एंड फीमेल एस्केरिस हैं। मेल एंड फीमेल एस्केरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हुकवर्म है। ठीक, और ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल हैं फाइलम इसके हेलमिंथीज के। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि इनमें किस तरह का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। जब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे तो इसी से स्टार्ट किया था कि इनकी बॉडी का जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। तो वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम टाइप का। ऑर्गन सिस्टम बेसिकली डेवलप कहाँ से हुआ,
तो सबसे पहले जो ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला, उसके बाद आया कहाँ पे, एस्केहेल्मिन्थीज में। ठीक है, बात करें सिमेट्री की तो ज्यादातर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बाइलेटरल का मतलब कि इनकी बॉडी को अगर कट करोगे आप बीच से तो क्या होगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक, जर्म लेयर की बात करें तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलती है। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। ठीक, उसके बाद बात करें सीलोम की, स्यूडोसीलोमिक होते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये सारे टाइप के हैबिटेट में दिखाई देते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का है, क्यों, क्योंकि माउथ और एनस दोनों ओपनिंग वेल डेवलप होती है इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एब्सेंट होगा। रेस्पिरेशन फिर होता किसके द्वारा है, तो इनकी जो सरफेस बॉडी सरफेस है उसी के द्वारा क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, डायोसियस टाइप के एनिमल्स हैं। डायोसियस से मतलब है मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है, इंटरनल है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट होगा, कुछ में लार्वल स्टेज भी देखने को मिलती है जिसको हम इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं कि फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के यूनिक फीचर क्या हैं, सिनकाइटियल इपिडर्मिस, इनमें क्या है, इपिडर्मिस जो होती है वो सिनकाइटियल होती है, उसके ऊपर थिक क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्या होता है, एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये इसके यूनिक फीचर होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें टीनिया सोलियम हो गया, फैसियोला हिपैटिका हो गया, प्लानेरिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज कंप्लीट हो गया है। इसका शुरू से बात करें, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा इसके 5 ग्रुप, जो मेजर ग्रुप है उसको देखा था, और मेजर ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप था वो था, अगर क्लास कहें तो क्लास, या फिर फाइलम कहें तो वो आता है निमेटोडा, और निमेटोडा का जो सदस्य है वो है एस्केरिस, जो हमारे सिलेबस में था उसको हमने कंप्लीट किया। उसके साथ साथ जो और एग्जांपल्स थे वो भी देख लिए। ठीक है, तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में कल हम पढ़ेंगे फाइलम एनीलिडा। ठीक है, उसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास, बाय। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कम्पसन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कम्पसन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कम्पसन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कम्पसन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कम्पसन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कम्पसन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कम्पसन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो
तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान